Hi friends, how are you? So today is 27th January, डे 25 आवर सेशन। तो आज देखते हैं क्या था। आज एक ये पेज 5 पे न्यूज़ थी, राजस्थान गवर्नमेंट ने एमसेंट पॉलिसी को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है। तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि इंडस्ट्रियल स्टेटस दिए क्या दिए, ये मीन्स में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, इंटरव्यू में दे सकते हो। बट एम सैंड क्या है ये हमें देखना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड सैंड जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर नोट्स हैं, देखिए ज़रा। मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है ये आप इसलिए याद रखिएगा क्योंकि क्या है, अभी पहले तमिलनाडु में भी करा था, उससे पहले एमपी में भी शायद हुआ था। तो ये थोड़े से ना आजकल ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइनिंग्स पे रोक लगा दी है। आपने देखा होगा कि लीगली बहुत होता है तो इलीगली भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर सपोज आपको एक ट्रक अलाउड है तो 10-10 ट्रक 20-20 ट्रक निकाल रहे हैं लोग, रिवर बेड को ख़राब कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड से क्या होगा कि ये इलीगली निकलना बंद हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है ये बेसिकली हार्ड ग्रेनाइट स्टोन्स को क्रश करके बनाई जाती है, या कोई और भी हार्ड स्टोन्स हो सकते हैं। और ये देखिए, अगर मैंने जो नोट्स में बनाया तो इसको मत लाइटली मत लीजिएगा। अगर मैंने ये लिखा है क्यूबिकल शेप होता है, ग्राउंडेड एजेस होते हैं, उसको उसके बाद वॉश भी किया जाता है और ग्रेडिंग की जाती है कंस्ट्रक्शन मार्केट मटेरियल के लिए। तो ये ज़रूर लिखिएगा कि अभी 3-4 पॉइंट्स में आएगा, तो ये बहुत सारे वेरिएशंस लेके आएगा क्वेश्चन। अगर आएगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि राजस्थान ने दिए या किस स्टेट ने दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी। तो याद रखिएगा, क्यूबिकल शेप, ग्राउंडेड एजेस, वॉश्ड है, ग्रेडेड है, और साइज जो होता है एम सैंड का इज लेस देन 4.75 mm। ठीक है, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, एम सैंड ऑल्टरनेटिव फॉर रिवर सैंड। ड्यू टू फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ गुड क्वालिटी रिवर सैंड फॉर द यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है इसका इंक्रीज होगा। अनदर रीज़न फॉर द यूज़ इसकी अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि रिवर्स हर जगह तो नहीं है ना, जब वहाँ से माइनिंग करके लाया जाता है फिर दूर दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके लिए तो क्या हर शहर में इसकी फैक्ट्रीज खुल सकती हैं। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंट्रोल होगी इससे। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंट्रोल होगी। आप सोचेंगे ना मैन्युफैक्चर करा जाता है, बालू तो फ्री में मिल रहा है, मगर फ्री में आप निकाल रहे हैं, उसके बाद जब आप ठेकेदारों से लेते हैं तो बहुत पैसा देना पड़ता है। तो ये इसका याद रखिएगा कि ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमारे कंट्रोल करेगा। अच्छा, ये एक अनदर एडवांटेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी डस्ट फ्री। ठीक है, क्योंकि जो हम एम सैंड के साइज़ हैं, ग्रैनुल्स हैं, सपोज करिए आप बड़े पत्थर को क्रश कर रहे हैं, तो आप मशीन में अपने वो कर सकते हैं कि मुझे कितने पीस का चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितना बारीक चाहिए, कितना नहीं। तो आपने देखा होगा कि आजकल जब पॉल्यूशन पॉलिसी आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो रेता बाहर पड़ा रहता है जब कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसको ढक के रखना होगा, क्योंकि जब हवा आती है वो उड़ता है, लोगों के लंग्स में जाता है, तो वो नुकसान करता है। तो इसमें क्या है कि हम उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि कितना मोटा रखना है या बड़ा रखना है। तो इसलिए हमारी जो है डस्ट फ्री रह सकता है इससे। और इससे हमारी क्या प्रिवेंट होगी, ड्रेजिंग ऑफ रिवर। ड्रेजिंग ऑफ रिवर्स की वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है, वाटर स्कैसिटी होती है। ठीक है, इस पर ये देखिए, ये है दिखने में ऐसा एम सैंड, ये ऐसा होता है दिखने में, रिवर सैंड ऐसा होता है दिखने में। और जब सैंड और मिनरल्स की बात हो ही रही है तो देखिए ज़रा क्या है इसके, और थोड़ी डिटेल में पढ़िए कि माइंस और मिनरल्स एक्ट जो 1957 है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया हुआ है टू मेक रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। आप सोचेंगे ना कि इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए राजस्थान ने एक्शन क्यों लिया, सेंटर ने क्यों नहीं लिया। कई देखिए ऐसे दिमाग चलाया करिए यार, ये अलग अलग स्टेट्स लेके आ रही हैं कि तो सेंटर क्यों नहीं पॉलिसी ले आता। आपका दिमाग ऐसे यूज़ होना चाहिए। ये पर्टिकुलर मतलब क्या चाहते हैं कि आईएएस क्या सोचे, ऐसे सोचे कि यार ये कभी कोई स्टेट करे कभी कोई स्टेट करे, जब इतना नुकसान है तो सेंटर क्यों एक्शन नहीं लेता है। अब सेंटर इसलिए एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इसने एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को कर रखा है इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स के लिए। देखिए एंट्री स्टेट लिस्ट में है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट द स्टेट गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स लोकेटेड विद इन देयर बाउंड्रीज। ओन द मिनरल्स याद रखिएगा। और जो एक्सक्लूज EEZ में आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है। ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज सर्टेन मिनरल्स एज माइनर मिनरल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो माइनर मिनरल्स क्या है, कौन सर्टिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, but for which the absolute powers for deciding on procedures of seeking application for and granting mineral concession, royalty देना, dead rent, सब कुछ उसकी हर एक पावर, उसके ऊपर रूल्स बनाना किसके पास रेस्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो माइनर मिनरल्स अभी तक कौन कौन से हैं, स्टोन्स हैं, ग्रेवल्स है, क्ले है, सैंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कुछ बताता हूँ आप लोगों को, ये यूज़ में भी आएगा नहीं आएगा, आप देखिए
ये क्वेश्चन आया था 2019 में, विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। अब जैसे मैंने पढ़ाया, आप इसमें येस कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है। इसमें साफ लिखा है कि माइनर मिनरल्स कौन कौन से होंगे वो सेंटर बता सकता है, बट उसको करने के सारे रूल्स, ग्रांट करने के हर चीज़ स्टेट के पास होगी। स्टेट गवर्नमेंट है द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। बिल्कुल ठीक है, तो 1 और 3 इसका आंसर ए हो गया। तो इसलिए अगर मैं आपको थोड़े डिटेल्स में कुछ चीज़ें बताता हूँ तो उसको आप किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे जो हमारे शहीद हुए थे कर्नल साहब, तो उनकी कुछ रिलेटिव्स ने कहा है कि इनको महावीर चक्र नहीं परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। मैं क्या, बिल्कुल मिलना चाहिए था, बट हमारे लिए वो न्यूज़ नहीं बनती है IAS प्रीलिम्स के लिए। हमारे लिए बेसिकली थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कौन कौन से शॉर्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से हैं। जो गैलेंट्री अवार्ड मीन्स जो पर्सनल्स को दिए जाते हैं, मतलब आर्म फोर्सेज वालों को, जो मतलब हमारी फोर्सेज वालों को दिए जाते हैं। तो परमवीर चक्र मेन है, वो सबसे ऊपर है। फिर महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। जो फर्स्ट 3 अवार्ड्स हैं, ये मैं मानता हूँ ये हर साल दिए जाते हैं, तो इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बट कई बार क्या होता है, कई बार किसी चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा महावीर चक्र नहीं परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। क्योंकि परमवीर चक्र फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड आता है वीर चक्र। तो जब ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही आ गए थे परमवीर, महावीर और वीर। और जो अदर 3 हैं, ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये 1952 में इंट्रोड्यूस किए थे। बेसिकली करा था इनको अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। बाद में इनका नाम कर दिया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। वैसे ही रहने देते, इतना मुश्किल हो जाता है याद करना इतनी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक मेरे को पेज याद नहीं है किस पेज पे था, बट पेज पे है वो रैट होल माइनिंग को लेके। आई थिंक पेज 1 पे ही है रैट होल माइनिंग को लेके। तो ये रैट होल माइनिंग क्या होती है, बेसिकली आपने को याद होगा जब लाक्षागृह किया था। आप सोचोगे महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने सोचा लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा हो। तो विदुर ने युधिष्ठिर को जाते हुए कह दिया था, जब उनका महल जलाया था, कि जब जंगल में आग लग जाए तो कौन सा जीव सुरक्षित रह सकता है। तो उसने कहा था चूहा। क्यों? क्योंकि वो नीचे सुरंग खोद सकता है और सुरंग से सुरंग बाहर निकल सकता है, तो उसको आग प्रभावित नहीं करेगी। तो वैसी रैट होल माइनिंग क्या होती है, जिस माइनिंग में आप नीचे से सुरंग खोदते खोदते जाते हो। अब ये है कि रैट होल माइनिंग ज़्यादातर प्रिवेलेंट है मेघालय में। क्यों है ये सब हम पढ़ेंगे। अब देखिए पहले रैट होल माइनिंग क्या है। इसमें बेसिकली जो माइनिंग जो सुरंग है ना, उसकी हाइट के 3-4 फुट ही रखते हैं, और उसमें वर्कर्स जो हैं ज़्यादातर चिल्ड्रंस ही होते हैं, और वो जाते हैं सुरंग से और खान से जाके कोयला वो काट लाते हैं और वो मार्केट में बेच देते हैं। NGT ने इसको बैन कर दिया था 2014 में। ठीक है, मेघालय के इतने कोल रिजर्व्स हैं, बट जितना भी है मोस्ट ऑफ विच, मतलब ये नहीं कि सारा का सारा, मतलब ज़्यादातर अनसाइंटिफिकली ये इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ ही कर रहे हैं। मतलब गांव के लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, अपने घर से सुरंग खोद लेते हैं, जाते हैं और वो निकाल लाते हैं। अब वहाँ पे क्यों ये हो रहा है, बड़े बड़े माइनिंग कंपनीज क्यों नहीं जा रही हैं? क्या है कोल सीम। कोल सीम का मतलब होता है कोल बेड, मतलब पत्थर के नीचे कितनी नीचाई तक कोल है, तो वो बहुत बारीक है, तो उनको वो प्रॉफिटेबल नहीं लगता, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं लगता। तो इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिफिक तरीके से कोल माइनिंग्स नहीं हो रही है। ये वजह है वहाँ पे रेड होल माइनिंग की। इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो जो वाटर सोर्सेज है ना, जहाँ से रिवर्स निकलती हैं जयंतिया हिल्स में, वो एसिडिक हो गई हैं, और उसकी वजह से वाटर में सल्फेट्स, आयरन, टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स, डिजॉल्व ऑक्सीजन, BOD हम ऑलरेडी हर चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो ये हो जाता है इसकी वजह से। और एक आज एडिटोरियल पेज पे था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़, क्या मेंबर्स हैं क्या नहीं। बट याद रखिएगा, इंडिया को 3 चीज़ों की उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है चेयरशिप मिल रही है, वो उसको हमने थोड़ा डिटेल में देखना क्या है क्या नहीं। उसमें है तालिबान सैंक्शन कमेटी, इसके भी हम चेयरपर्सन बनाए जा रहे हैं, काउंटर टेररिज्म कमेटी, और एक लिबियन सैंक्शन कमेटी। तालिबान सैंक्शन कमेटी क्या है, 1988 सैंक्शन कमेटी भी बोलते हैं इसको। लिबियन सैंक्शन कमेटी क्या है, इसको 1970 सेक्शन कमेटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है। इसमें क्या लगाया जाता है कि आर्म्स नहीं सप्लाई होंगे लिबिया को, एसेट्स फ्रीज होंगे, ट्रैवल बैन होगा, और इलिसिट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम नहीं होने देंगे। वेसल्स को नहीं अलाउ करेंगे लिबिया से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने। और जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, ये बनी थी 9/11 का जब US में अटैक हुआ था उसके बाद बनाई गई थी। ये UN मेंबर स्टेट्स को प्रिवेंट करती है टेररिस्ट एक्ट नहीं होने दें अपनी बाउंड्री में भी और अपने आसपास के रीजन में भी। ठीक है,
इसको असिस्ट कौन करता है? काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट, ठीक है, जो उसकी पॉलिसी डिसीजन आते हैं। और आपको पता है यूएनएससी का हम परमानेंट मेंबर तो नहीं है, बट टेम्प्रेरी मेंबर बनने जा रहे हैं 2 साल के लिए। तो 2011-12 लास्ट हम कब बने थे? 2011-12 में बने थे, व्हेन इंडिया वाज लास्ट इन द यूएनएससी। मैं तब भी एग्जाम दे ही रहा था ये वाला, और अब तो चलो एज ही निकल गई। तो इट इज़ द 8th टाइम दैट द कंट्री हम बने हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, जब कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ये लिखाएगा इंडिया इस बार 5th टाइम बन रहा है या 4th टाइम बन रहा है, तो याद रखिएगा 8वीं बार बन रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एडिटोरियल पेज पे था, मैनी वनरेबिलिटीज़, ये हम पढ़ चुके हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए ईवीएम जो होती है वो सिंगल चिप डिवाइस होती है, तो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती। सिंगल चिप होती है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि ये मतलब अच्छी है, क्योंकि जो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है वो उसमें हम रिगिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, उसको हैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जितना पढ़ा है, जितना करा है, उतना ही बहुत है। कुछ भी अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए इसमें भी लिखा है उन्हें कि ईसीआई ऑफिशियल्स हैव नॉट इलेबोरेटेड और रिलीज्ड एनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। बस इसमें साइन का मैंने बता ही दिया था, ब्लॉकचेन मेथड, वो मैं आपको ऑलरेडी हर चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत है वो। और एक ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग में क्या होगा, आपको जो साइन करने हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर होंगे। क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नेचर। तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट लोगों एमआईटी और हार्वर्ड रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन मेथड अगर इसमें रिमोट वोटिंग में यूज़ होगा तो बेसिकली वो नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, और हम देखते हैं नेटवर्क से कनेक्टेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनमें हैकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, तो थोड़ा सा ये वल्नरेबल है। इसी के ऊपर ये था, और इसमें एज सच कुछ और नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक एडिटोरियल भी था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल रूट्स टू गवर्नमेंट प्राइवेट थ्रू पार्टनरशिप। थोड़ा सा हमारे देखने के लिए क्या है, प्रीलिम्स वालों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये 2015 में लॉन्च हुई थी। अब इसका 3.0 वर्जन आया है। 3.0 में क्या है, इन्होंने बेसिकली लोकलाइज करा है इस स्कीम को, कि आपके प्रॉपर स्टेट्स को पावर दी है कि डिसाइड करें कि आपके हर देखिए पर्टिकुलर शहर में किस चीज़ टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उन्हीं वर्कर्स को स्किल किया जाए। समझ रहे हो? जैसे सपोज़ करिए कि एक शहर है, वो टेक्सटाइल हब है, अहमदाबाद एक टेक्सटाइल हब है, तो वहाँ पे ज़रूरत है ऐसे आदमियों की जो स्पिनिंग मशीन्स चला सकें, तो वहाँ पे स्पिनिंग मशीन्स के लिए ट्रेन किया जाए कि कैसे स्पिनिंग मशीन्स चलाई जाती है। अगर कहीं और पे कुछ और काम चल रहा है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे कपड़ा बन रहा है सपोज, तो वहाँ पे स्पिनिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये दिखाया जाए कि सिखाया जाए कि कपड़ा कैसे बनाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कौशल विकास योजना इज़ ऑल अबाउट। और उसके बाद ये था कि कोविड-19 को लेके वी आर नॉट ऑल इन द सेम बोट। तो इससे लेके ना कुछ स्टेटमेंट्स कई बार आ जाती हैं कि जैसे रिच इम्पैक्ट हुए नहीं हुए, कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, रिच इम्पैक्ट नहीं हुए, इंडियंस में भी बिलियनर्स की वेल्थ जो है इंक्रीज़ हुई है 35%, और जो गरीब थे वो लोग ज़रूर गरीब हुए हैं, बट अमीरों के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, याद रखिएगा, वो बल्कि अमीर हुए हैं, उनको तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे यहाँ 100 अगर आदमी हैं, वर्कर्स हैं, तो 90 जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, 90% वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में। इनफॉर्मल इकोनॉमी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, जो बेसिकली कच्चे काम धंधे का करते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, टैक्स नहीं पे करते, ब्याज बट्टे से पैसा उठाते हैं, फॉर्मल सेक्टर से पैसा भी नहीं लेते, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे वो कह रहे हैं कि income inequality in the country was going to significantly increase as a result of pandemic। जैसे अगर सपोज पैंडेमिक के रिलेटेड अगर 3-4 ऑप्शंस आ जाती हैं, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अमीरों का वेल्थ कम हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है, अमीरों की वेल्थ बढ़ी है, गरीब हुआ है, अमीर हुआ है, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है। सो उसके कई बार मेजर्स आ जाते हैं कि कैसे ठीक हो सकता है। तो वी कैन री इंट्रोड्यूस वेल्थ टैक्स। आपको पता है वेल्थ टैक्स पहले लगा करता था अमीरों पे, जो वेल्थ के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया था, तो इसको री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स ला सकते हैं। प्रोग्रेसिव ट्रांजैक्शन, प्रोग्रेसिव मीन्स जितना ज़्यादा और इनकम हो जा रही है उस पर उतना ही पैसा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना। सपोज़ आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो आपसे अगर 1% टैक्स ले रहे हैं, और अगर मेरे से मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरे से 4% लीजिए। उसके बाद वैसे ही रिपब्लिक डे को लेके एक वर्टिकल चार्ली था। कई बार बच्चे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा वर्टिकल चार्ली क्या होता है। इस बार रफेल ने किया है, पहले मिग 21 करा करता था। वर्टिकल चार्ली बेसिकली क्या होता है कि बहुत नीचे उड़ान करना हवाई जहाज़ की, बहुत नीचे,
ज़मीन के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, काफ़ी नीचे, और उसके बाद एकदम उसको ना वर्टिकली ऊपर ले जाना, शूं करके ऊपर, और फिर गायब हो जाना, इसको कहते हैं वर्टिकल चार्ली। और इस बार बांग्लादेश ने भी मार्च किया है। तो उसमें देखने वाली चीज़ें क्या है कि एक तो ये मुक्ति जोधास ऑफ बांग्लादेश, मतलब वो फाइटर्स या फोर फादर्स जो उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ लड़ा था, टाइनिकल फोर्सेस के खिलाफ, और बांग्लादेश की फ्रीडम कराई थी। और बांग्लादेश नेवी ने उस टाइम 1971 में एक सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑपरेशन जैकपॉट, कई बार पूछ सकते हैं ऑपरेशन जैकपॉट क्या था, तो इस बार क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें बांग्लादेश से इतना मतलब नहीं है, बट इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनकी याद रखिएगा, बांग्लादेश नेवी ने ऑपरेशन जैकपॉट किया था। और एक पेज 14 पे था कैन थ्रेटन्स। ये बेसिकली क्या था कि इसके ऊपर हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आपकी सैलरी है 100 रुपये और 2020 में 100 रुपये चल रही है 2021 में, और मैं कहता हूँ आपको मैं आपकी सैलरी कर देता हूँ 200 रुपये रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2019। तो रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2019 से मतलब क्या होगा कि मैं आपको 2019 जनवरी से, अगर जब आप काम कर रहे थे तब से ही आपके, मतलब अगर आपको जो 100 रुपये मिल रहे थे वो आपको मैं 200 रुपये के हिसाब से दूंगा। मतलब जो बैलेंस आपका 100 रुपये रह गया है, तो 2019 का 1200 रुपये, 2020 का 1200 रुपये, तो वो भी आपको मिलेगा एक साथ। ठीक है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं कि उस तारीख से वो इफेक्ट में आया। तो इनके ऊपर लगाया था, तो अब ये जीत गए हैं केस, तो उन्होंने कहा है $1.2 बिलियन दो। पहली बार नहीं है इंडिया आ रहा है, अभी पीछे भी ये भी वोडाफोन के केस में भी हम 2G वाले में हारे थे। तो केएन ऑल्सो साइटेड कि हम यूके जो है को इंडिया को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इनके एसेट्स फ्रीज करा दूंगा बेसिकली। क्यों कह रहा है वो इतना ज़्यादा जोर शोर से? क्योंकि हम यूके इंडिया की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, यूनसिट्राल में भी हम वो हैं मेंबर, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के भी सिग्नेटरी हैं। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये रूलिंग दी है। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इनके बारे में पढ़ें क्या है ये। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग में। हेग कहाँ है? नेदरलैंड में। 1899 में जब ये बना था, ये बेसिकली इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बना था। द कोर्ट कैन आर्बिट्रेट डिस्प्यूट्स बिटवीन, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो तब भी, और अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ गवर्नमेंट का हो तब भी, और प्राइवेट कॉर्पोरेशन का आपस में हो तब भी। इट इज़ नॉट परमानेंट इन नेचर। परमानेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ के कोर्ट्स होते हैं, ये परमानेंट बैठते हैं, रोज़ जज ने आना है, रोज़ बैठ रहे हैं, एक एक प्रोसीजर फॉलो होता है, वैसा परमानेंट नहीं है। ये अमंग परमानेंट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनमें से ही सिलेक्ट किया जाता है। और यूनिसिट्राल का देख लेते हैं, इट इज़ अ सब्सिडरी बॉडी यूएन जनरल असेंबली की, ये याद रखिएगा। टू फैसिलिटेट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप सपोज़ आपको नेपाल में पैसा लगाना है, या काठमांडू में पैसा लगाना है, या आपने सपोज़ यूके में पैसा लगाना है, तो आप चाहेंगे ना कि आपके पैसे सेफ रहें, कहीं कोई दिक्कत आए तो किसके पास जाएंगे आप? इंडिया का कोर्ट की यूके नहीं मानेगा, यूके कोर्ट की इंडिया नहीं मानेगा। तो इसके लिए बना हुआ है ये, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ईजिली स्मूथली हो जाए। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में यूएनजीए में। और इसका बेसिकली प्रमोट करना प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनिफिकेशन मतलब एक जैसा ट्रेड लॉ हो इंटरनेशनली। ठीक है, और इसका जो याद रखिएगा, इट्स प्रोसीडिंग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये याद रखिएगा, इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट कि जो ये इनसे ट्राइबल ट्रिब्यूनल है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और जब इतना हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ना ये नोट्स मैंने बनाए हैं, ये देखिए आप ज़रा। कौन कौन से कोर्ट्स हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये यूएन चार्टर 1945। ये हुआ था आईसीसी सेटअप अंडर रोम स्टैट्यूट 1998। और पीसीए क्या हुआ था? हेग में, अभी हमने देखा ही है। और इसके हेडक्वार्टर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हेग ये तीनों का। ठीक है, मेंबरशिप क्या है? जितने भी यूएन के मेंबर्स होते हैं ऑटोमेटिकली इसके मेंबर्स बन सकते हैं। इसके मेंबर, आईसीसी का मेंबर बनने के लिए रोम स्टैट्यूट को हमें राइटिफाई करना होगा, तभी हम आईसीसी के बन सकते हैं मेंबर। और इसके भी हमें इसकी जो कन्वेंशन है उनको साइन करना होगा, तब बन सकते हैं हम। एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? ये सिविल कोर्ट है, वो क्रिमिनल कोर्ट है, ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, याद रखिएगा। और एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस ओनली। ठीक है, ये प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं वो करता एंटरटेन। ये सिर्फ नेशंस के बीच में जो झगड़ा होगा, ट्रीटी को लेके, ट्रेड को लेके, इंटरप्रिटेशन को जो भी होगा, तो ही होगा, ये सेटल करेगा। आईसीसी किसी भी नेशन को ट्रायल नहीं करेगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होगा जो जिनके ऊपर क्राइम्स, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, अग्रेशन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होगा। आपने देखा होगा कि अफ्रीका के कई जो एक्स राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके ऊपर केस चले हैं इस पर। और ये डिस्प्यूट सेटल करता है ट्रेड से रिलेटेड, बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और अगर वंस द कंट्री एक्सेप्ट्स यूएन इंटरवेंशन देन द जजमेंट इज बाइंडिंग। ज्यूरिडिक्शन के बाद ये देखिएगा कि
अब जैसे सपोज करिए $1.2 बिलियन का उसने लगा दिया हमारे ऊपर क्लेम, तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि यार हमें अब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये बाइंडिंग है या नहीं, क्योंकि ऑप्शंस जब दी जाती हैं तो यही दी जाती हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट न्यूज़ से उठा के दे देंगे। वो पूछेंगे आपको कि ये डिसीजन बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, पर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए कि जो आईसीजे की जुडिक्शन वो है, तो वंस द कंट्री एक्सेप्ट्स यूएन इंटरवेंशन देन द जजमेंट इज बाइंडिंग, ये याद रखिएगा, जजमेंट इज बाइंडिंग। और आईसीसी में क्या होता है कि जो नॉन पार्टी है उनके लिए तो वॉलंटरी है, और इफ़ द केस इज़ अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर वो केस रेफर करती है तो उसकी जो जजमेंट है वो बाइंडिंग हो जाती है जो यूएन मेंबर्स हैं। मतलब अगर सपोज करिए कि किसी आईसीसी ने कह दिया कि इसको भैया अंदर डालना है राष्ट्रपति को कहीं के, और वो इसका मेंबर नहीं है, और उसको जो केस रेफर किया था यूएनएससी ने किया था, तो जितने भी हम देश हैं जो यूएन के मेंबर हैं, सपोज करिए इंडिया है या वो है कोई भी है, तो अगर वो मुजरिम जो है वो वहाँ आता है हमारे देश में तो हमें उसको पकड़ना होगा, ठीक है, इट इज़ बाइंडिंग देन। और हेग की जो है रूलिंग्स बाइंडिंग है, याद रखिएगा इसकी भी रूलिंग्स बाइंडिंग है, बट उसको इन्फोर्स कराना उसके पास उसकी पावर्स नहीं है। सपोज करिए जो ये $1.2 बिलियन का लगाया है दैट इज़ बाइंडिंग, बट उसको कैसे इन्फोर्स करना है कैसे नहीं वो उनके पास रूलिंग्स नहीं है उसकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैलाइए इसको थोड़ा, मैं डेली कह रहा हूँ आपको, कोशिश करिए जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और न्यूज़पेपर में फिर यही कहूँगा आपको, एक ही फॉलो कीजिए, ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस न्यूज़ में वो न्यूज़ नहीं आई है तो वो 1 या 2 दिन बाद आ जाएगी, कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो ना आए। तो इसको याद रखिएगा, ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।